सो हेलो स्टूडेंट्स, ये थर्ड लेक्चर है। ये थर्ड लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस लेक्चर में हम बात करेंगे पीएमयू की। जैसा कि मैंने बताया, मैंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। यू मस्ट हैव टू क्लियर ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जिसमें पीएमयू फेज मेजरमेंट यूनिट है। तो फेज मेजरमेंट यूनिट पे हम चलते हैं। इसका हमने पीडीएफ खोला है ये, और ये हमने इस पिछले लेक्चर सेकंड लेक्चर में देखा था। ये आपका फेज मेजरमेंट है, ये सभी आपके मॉनिटरिंग स्टेशंस पर इंस्टॉल होता है और ये अलग अलग कंपनीज का आता है, जैसे कि स्काडा हो गई, सीमेंस हो गई, और वीएलएसआई बेस्ड होता है। इस पे एफपीजीए में प्रोग्रामिंग होती है। मतलब कि आपका ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की चिप्स होती हैं। इस पे जाइलिंक्स की चिप्स होती हैं और ये एफपीजीए लैंग्वेज में प्रोग्राम्ड होता है। ठीक है, तो ये हार्ड बर्न्ड होता है, इसके प्रोग्राम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले आप अलग अलग टाइप के होते हैं इसमें, जैसा कि 320 इंटू 720 पिक्सल्स का भी हो सकता है, मतलब स्मॉल एचडी में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल बटन शोज होते हैं और आपकी वेव फॉर्म शोज होती हैं। और बाकी आपका जो इसमें कनेक्शन है वो यूएआरटी बेस्ड होता है। यूएआरटी क्या है? हमारा यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर कनेक्शन। तो इस प्रोटोकॉल को आप देख लीजिए कि अगर आपका बेसिक्स में पूछा जाए कि ये प्रोटोकॉल क्या है जिसके थ्रू हमारा डेटा को हम सेंड या रिसीव करते हैं हमारे सिस्टम पर हार्ड लेवल पर, मतलब कि हमारे जब हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है तो उसके 7 लेवल्स होते हैं। 7 प्रोटोकॉल सिस्टम है। 7 प्रोटोकॉल को ही हम कहते हैं ओएसआई। ओएसआई मतलब कि ओपन सिस्टम ऑफ इंटर कनेक्शन। ओपन सिस्टम ऑफ इंटर कनेक्शन मतलब कि ये आईएसआई, ये इंटरनेशनल लेवल की प्रोटोकॉल है। इसमें सबसे पहले होता है, अगर हम इसको याद करना चाहें तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पडन टस्पा। पडन टस्पा। पटन टस्पा का मतलब हो गया, यहाँ पे फिजिकल लेयर होती है, फिर डेटा लिंक लेयर होती है, फिर नेटवर्क लेयर होती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, फिर सेशन लेयर होती है, फिर आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है? इसमें हम वोल्टेज को डिसाइड करते हैं, कितना वोल्टेज ट्रांसमिट होगा, किस लाइन पर होगा, कोएक्सियल में होगा, फाइबर में होगा, गीगा फाइबर में होगा, या आपका ट्विन फाइबर में होगा, ट्विस्टेड पेयर में होगा। फिर उसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके के पैकेट्स का इनकैप्सुलेशन होगा, पैकेट्स कैसे अरेंज होंगे, कितने बिट के डेटा ट्रांसफर होगा, 6 बिट में होगा, 8 बिट में होगा, 6 बिट सॉरी 8 बिट होगा, या 16 बिट होगा, या 32 बिट पे डाटा ट्रांसफर होगा, या 64 बिट पे डाटा ट्रांसफर होगा। मतलब एक डेटा, एक जो वर्ड है उसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी। उसके बाद आती है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का यहाँ पे काम होता है नेटवर्क के पॉइंट को, जैसे कि हमारे पास दो तरीके के प्रोटोकॉल है। पहला प्रोटोकॉल होता है एक जिसमें कि ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है तो उसमें पहले से ही पाथ डिसाइड हो जाता है ना। और इसे कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसफर ऑफ डेटा। और दूसरा कम्युनिकेशन का मेथड होता है कनेक्शन लेस ट्रांसफर। तो कनेक्शन लेस में क्या होता है? जहां से भी डेटा को ट्रैफिक कम मिलेगा वहां से डेटा ट्रांसफर होता है। इसे कहते हैं सीएसएमए बेस्ड डेटा ट्रांसफर। सीएसएमए बेस्ड डेटा ट्रांसफर का मतलब हो गया कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ट्रांसमिशन। ये एल्गोरिथम जो होती है इसे एलोहा एल्गोरिथम कहते हैं। तो इस एल्गोरिथम के थ्रू जब डेटा ट्रांसफर होता है तो ये डेटा जो है इफिशिएंटली डेटा ट्रांसफर होता है, क्योंकि पहले वाले सिस्टम में जो दो डेटा ट्रांसफर हमने कहा, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। तो कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या हो गया? एक फिक्स लाइन डिसाइड हो गई। अगर उस फिक्स लाइन में आपका डैमेज आ गया, या कोई चीज डिसबर्स हो गई, या पैकेट अगर लेफ्ट हो गए, लॉस हो गए, तो आपका डेटा पूरा नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे हम कनेक्शन लेस का यूज करते हैं, एलोहा सिस्टम का यूज करते हैं। एलोहा एल्गोरिथम होती है, सीएसएमए होती है, सीएसएमए कल्यूजन लेस होती है, और भी कई मतलब इनके प्रोटोकॉल्स पे ये जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है इसकी एल्गोरिथम पर भी रिसर्च बेस्ड पेपर्स होते हैं जो एमटेक और पीएचडी के स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये जो एल्गोरिथम होती हैं ये बताती हैं कि आपका डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्वर पर कैसे ट्रांसमिट होगा। ये डेटा क्या होता है? 16 बिट फॉर्म में होता है, 32 बिट फॉर्म में होता है, 64 बिट फॉर्म में होता है। और डेटा को हाई स्पीड में ट्रांसफर करने के लिए कोशिश की जाती है कि डेटा को 32 बिट सिस्टम पर ट्रांसफर करें। जैसे कि आपके
स्मॉल अगर हम बात करें सिस्टम्स की, तो उसमें 32 बिट डीएसपी होता है। डीएसपी का मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, ठीक है। तो जो भी प्रोसेसर्स होते हैं वो डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, वो डिजिटल सिग्नल 32 बिट की फॉर्म में होता है। हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो लैपटॉप है, हमारा पीसी जो होता है, वो 64 बिट का होता है। 64 बिट का मतलब हो गया वहां पे वर्ड लेंथ जो है वो 64 बिट है। प्रोसेसर हमारा जो ओएस है वो विंडोज 10 है, तो विंडोज 10 किस बिट का है, वो 64 बिट का है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो फेजर मेजरमेंट यूनिट है, इसका जो प्रोसेसर है वो कितने बिट का है वो आपको देखना पड़ेगा। एफपीजीए जो लेटेस्ट एफपीजीए वो हैं, वो 64 बिट के आ रहे हैं, 32 बिट के भी हैं, और उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया 1 मेगाहर्ट्ज, है ना। ज्यादातर गीगाहर्ट्ज में जो है आपके प्रोसेसर काम करते हैं। तो इसके अंदर एक प्रोसेसर फिट होगा जो डेटा को ले रहा होगा, मतलब कि एनालॉग सिग्नल्स में पीछे तार जुड़े होंगे, तो वो सिग्नल को कैप्चर करेगा, उसको इनकैप्सुलेट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा उसके पहले से प्रीवियस सेव्ड एल्गोरिथम के अनुसार, और फिर उसको वो सेंड करेगा। तो ये आपका फेजर मेजरमेंट यूनिट का काम होगा। यहाँ पे वो प्रोसेस करेगा और डेटा, फाइनल डेटा को वो सर्वर पे डालेगा। तो ये आपका फेजर मेजरमेंट यूनिट है। आप इस लेक्चर के एक एक पॉइंट को नोट करके अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। तो आपके प्रेजेंटेशन के कई तरीके के एस्पेक्ट हो जाएंगे कि आपको ये भी पता होगा कि डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है नेटवर्क लेयर पे वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है। सीएसएमए प्रोटोकॉल है, एलोहा प्रोटोकॉल है, या कौन सी प्रोटोकॉल है। आप अगर सर्च करेंगे तो IEEE साइट पे जाके आपको ये सभी प्रोटोकॉल्स की जानकारी मिल जाएगी। जैसे कई अन्य जो नॉर्मल प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए, वो होती है ब्लूटूथ प्रोटोकॉल। तो ब्लूटूथ प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल नंबर होता है IEEE 802.15.3 802.15.2। ये जो प्रोटोकॉल का नंबर है ये ब्लूटूथ है। फिर उसके बाद आ जाता है जिग्बी प्रोटोकॉल। तो जिग्बी प्रोटोकॉल का नंबर होता है हमारा 802.15.3। उसके बाद आ जाती है हमारी आईपी प्रोटोकॉल, उसका नंबर होता है 802.15.4। उसी तरीके से वाईफाई होता है, उसका भी प्रोटोकॉल अलग हो जाता है। वाईफाई की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी का मतलब जो भी हम डेटा सर्व कर रहे हैं, जो भी डेटा हम फेड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, वो वायरलेसली ट्रांसमिट हो रहा है। इसकी अलग बैंडविड्थ होती है, वो गीगाहर्ट्ज में काम करता है। वहीं पर अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात कर लें तो जो भी हमारी अर्थ के ऊपर सैटेलाइट होंगी उसमें एक अपलोड फ्रीक्वेंसी होती है, एक डाउनलोड फ्रीक्वेंसी होती है। इन दोनों के मध्य कुछ मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस हो सकता है, और ये फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में ट्रांसमिट करती हैं अपने डेटा को। तो आपके सभी पीएमयू जो भी आपके अर्थ स्टेशन पे लोकेट होंगे, वो गीगाहर्ट्ज में आपके सैटेलाइट को डेटा भेजेंगे, और सैटेलाइट आपस में लिंक्ड होंगी, वो दूसरे पीएमयू से इंटरेक्ट करेंगी, और सभी कम्युनिकेशन आपका सैटेलाइट बेस्ड होगा, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप अगर कहें कि इसको फाइबर बेस्ड भी किया जा सकता है, फाइबर बेस्ड वहाँ पे अच्छा रहेगा जहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका ये इंडिया है, तो आपके उत्तर प्रदेश के आधे पार्ट को फाइबर बेस्ड कनेक्टिविटी दी जाएगी। फिर आपका हरियाणा और ये आपका नोएडा और पंजाब, इसकी एक सब फाइबर लाइन बिछा के इसको कनेक्टिविटी दे दी जाएगी। फिर उसके बाद आपके नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स हैं, जो ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इनको सभी फाइबर कनेक्टिविटी देके एक अर्थ स्टेशन बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरे इंडिया के लिए कम से कम हमारे पास अर्थ स्टेशन चाहिए 10 अर्थ स्टेशन। वो डायरेक्टली सैटेलाइट से रिले से कम्युनिकेट करेंगे, और वो प्रोसेसिंग एक सेंट्रल सर्वर पे जाके, मान लीजिए बेंगलोर में गई या पुणे में गई या दिल्ली में गई, वो पूरा डेटा एक ही एटॉमिक क्लॉक पे सिंक हो जाएगा, और वो डेटा रिसीव होके आपको बताएगा कि पूरे भारत के ग्रिड में, पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट के ग्रिड में कहाँ पर फॉल्ट अकर हुई है, किस सेकंड में फॉल्ट अकर हुई है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के किस स्लॉट में फॉल्ट अकर हुई है, और ग्रिड के किस पार्ट में फॉल्ट अकर हुई है। प्लस ये भी बताएगा वो कि जो फॉल्ट अकर हुई है वो किस टाइप की फॉल्ट है, मतलब फॉल्ट का टाइप भी ये बता सकता है प्रोजेक्ट, अगर इसमें बाद में हम इसको एक्सटेंड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू अगर हम फॉल्ट के क्लासिफिकेशन कर दें, तो ये हमारा एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट हो जाएगा। अभी आपके बीटेक के प्रोजेक्ट के लिए इतना ही काफी है कि आपने 10 PMU फेज मेजरमेंट यूनिट को इंस्टॉल कर दिया, उनकी वेव फॉर्म लेके कंपैरिजन कर दिया, जिस वेव फॉर्म के मध्य, जिस वेव फॉर्म के बीच में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, आपको पता चल जाएगा कि इस PMU और इस PMU के बीच में ही फॉल्ट अकर हुई है।
तो इतना ही आपका प्रोजेक्ट है, इसके आगे आपको एक्सटेंड नहीं करना है। इस बेनिफिट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, स्मार्ट मीटरिंग है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी मतलब वाइड एरिया नेटवर्क को हम मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद और क्या हो गया, रिन्यूएबल जनरेशन है, मतलब कि इसमें इन्वायरमेंट कैसा कैसा हम ले सकते हैं, मतलब रिन्यूएबल जनरेशन जो सोर्सेज होती हैं उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। रिड्यूस डिमांड ऑन सेंट्रलाइज्ड जनरेशन फैसिलिटीज, डिमांड जो है, जो सेंट्रलाइज्ड जनरेशन फैसिलिटी है, मतलब कि अगर हम छोटे छोटे पॉइंट बनाएंगे और एग्जिस्टिंग ग्रिड पर काम करेंगे तो हमें बहुत सारी फैसिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी। और ये जो है, मान लीजिए अगर हमें पूरे भारतवर्ष में मॉनिटर करना है ग्रिड को, उसको कंट्रोल करना है, तो हमें कम से कम 10,000 फैसिलिटी बनानी पड़ेंगी उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर हम इस स्मार्ट ग्रिड का सिस्टम का यूज करते हैं तो मात्र 10 मेन अर्थ स्टेशन और 2 मेन सर्वर मॉनिटर मेन फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेंगी, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब कि अगर हम एक टाइम में इन्वेस्टमेंट कर दें अपनी ग्रिड पर तो हमारी बिजली की कंजम्पशन भी अच्छी होगी, हमारी बिजली की इफिशियंसी अच्छी होगी, हम जितना जनरेट करेंगे पावर को उतना उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसमें इफिशियंसी बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस डिमांड ऑन सेंट्रलाइज जनरेशन फैसिलिटी। तो ये बहुत ही अच्छा आपका प्रोजेक्ट और एक आइडिया है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है हमारा करंट इंप्लीमेंटेशन इंडिया। तो इस पैराग्राफ को अगर हम पढ़ते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि इंडिया में अभी करंट इंप्लीमेंटेशन में क्या स्टेटस है। द नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन वाज अप्रूव्ड बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑन 27 मार्च 2015, मतलब 2015 में इंडियन मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही है, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन पर काम कर रही है, एनएसजीएम इसका काम है। और ये 2015 में ही स्टार्ट हो गया, मतलब कि मोदी जी की सरकार है ये 2014 में। तो उसके एक साल बाद जस्ट 2015 में हमारे नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब मोदी जी ने इसको समझकर इस पर काम कार्य स्टार्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर अप्रूव्ड स्मार्ट ग्रिड पायलट्स, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने स्मार्ट ग्रिड के पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है। वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे हैं, तो आप देख लीजिए फिगर में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारा, फिर उसके बाद नागालैंड का पोर्शन में है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल उड़ीसा के एक पोर्शन में है, फिर आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे एक मॉनिटरिंग फैसिलिटी है। उसके बाद यहाँ पे पंजाब के बॉर्डर पे है, राजस्थान के बॉर्डर पे है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु के ऊपर वाले रीजन में है, फिर उसके बाद केरला में है, इधर यहाँ पे कोची मैंगलोर पोर्ट पे है। तो हमारे कौन कौन से पायलट प्रोजेक्ट हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, राजस्थान, आईआईटी कानपुर, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पांडिचेरी, गुजरात, केरला। तो यहाँ पे सभी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा चुके हैं। दूसरे पॉइंट पे हम देखते हैं, और इसमें क्या होगा, दे आर इन द इनिशियल फेज इन देयर पायलट प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट टाइमलाइन। तो ये अभी इनिशियल फेज में है। फाइनलाइजिंग बजट कॉन्ट्रैक्चर्स, अभी इनके बजट को फाइनलाइज किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब कि जो ठेकेदार है उनको फाइनलाइज किया जा रहा है। सिविल वर्क हैज स्टार्टेड इन फ्यू प्लेसेस एंड द गवर्नमेंट अपडेट्स द प्रोग्रेस मंथली ऑन इट्स वेबसाइट। तो वेबसाइट के ऊपर अगर हम जाएंगे, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो इसके अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द पायलट प्रोजेक्ट सैंक्शनड आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल एट अ कॉस्ट ऑफ 4.8 बिलियन रुपीज। बिलियन का मतलब समझ रहे हैं, लगभग आपका 10,000 करोड़ इसके लिए एलोकेट किया जा चुका है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्रोजेक्ट पे। दीज इंक्लूड स्मार्ट सिटी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। तो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो चुका है प्रोजेक्ट का कानपुर कैंपस में। द स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर बीइंग डेवलप्ड बाय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस स्मार्ट ग्रिड के नॉलेज के लिए एक सेंटर भी डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पीजीसीआईएल के द्वारा। इन मानेसर हरियाणा में इसको डेवलप किया गया है। ऑल प्रोजेक्ट्स आर बीइंग पार्शियली फंडेड बाय द एमओपी, मतलब पार्शियली प्रोजेक्ट्स को फंडेड किया गया, जैसे कि अलग अलग छोटे प्रोजेक्ट्स को एलोकेट करके फंडेड किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑल प्रोजेक्ट्स आर बीइंग पार्शियली फंडेड, है ना, यहाँ पे हो गया। फिर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने भी इस प्रोजेक्ट को
इस पे काम किया, विच वॉज फंडेड बाय द न्यू एनर्जी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेडो के द्वारा दिया गया। अब हम आते हैं मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है फेजर मेजरमेंट यूनिट। तो पहले हमने फेजर मेजरमेंट यूनिट कुछ और किसी और तरीके की देखी थी। दिस टाइप ऑफ फेजर मेजरमेंट यूनिट इज कॉम्पैक्ट इनफ, है ना, ये कॉम्पैक्ट है। इसमें आपके डिस्प्ले सिस्टम यहाँ पे अभी नहीं है, केवल यहाँ पे आपके कुछ बटन है, वो भी पुश बटन है। उसके बाद फॉल्ट डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन यूजिंग फेजर वोल्टेज। तो हमें तो पहले फॉल्ट डिटेक्ट करनी है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन करना है। ये एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट हो गया, ये आपके प्रोजेक्ट का पार्ट अभी नहीं है। यूजिंग फेजर वोल्टेज, तो वोल्टेज है, वोल्टेज तो मिल रहा है, लेकिन फेजर वोल्टेज को हम चेक करेंगे, मतलब जो फेज है वो कितना चेंज हो रहा है, इसका वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे बस 1 है और बस 2 है, ठीक है। ये 2 बसेस है और हम कितनी बसेस का यूज कर रहे हैं, 39 बसेस का यूज कर रहे हैं। उसमें यहाँ पे ये देखिए, ये ग्रीन कलर का पीएमयू लगा है और ये ग्रीन कलर का पीएमयू लगा है, मतलब कि बस के लास्ट में और बस से पहले हमने लगा दिया पीएमयू। और फिर इनकी वेव फॉर्म्स का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये पता चलता है एक बस से जो डेटा ट्रांसफर हुआ, एक बस से जिस टाइप की आपकी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हुई, वो अगली बस से पहुंचने से पहले किस टाइप का उसमें चेंजेस आए हैं। तो ये आपके 2 पीएमयू इंस्टॉल हो गए। अच्छा, फेजर की अगर हम बात करें, फेजर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, तो फेजर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपके x है, यहाँ पे -x है, ये y है आपका, ये आपका -y है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेचर 2D फॉर्म में हम वेव फॉर्म्स को प्लॉट करते हैं। फिर ये आपका वोल्टेज 2 है, V2 है, और ये आपका वोल्टेज V1 है, मतलब यहाँ का वोल्टेज हमने V1 माना, यहाँ का वोल्टेज हमने V2 माना, और ये V2 और V1 क्या है, ये आपके फेजर वोल्टेज हैं। फिर उसके बाद इनके बीच का डिफ्लेक्शन देखेंगे। डिफ्लेक्शन किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्लेक्शन देखा। तो पहला डिफ्लेक्शन आया है Δ1, दूसरा डिफ्लेक्शन है Δ2। तो इन डिफ्लेक्शंस को देखकर हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। दूसरी वेव फॉर्म अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, टाइम को यहाँ पे 0 लिया गया है, ठीक है। जो भी चीज कंपैरिजन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, याद रखिए टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। टाइम यहाँ पे हमने 0 लिया है, और ये कौन सा टाइम है, ये एटॉमिक टाइम है, एटॉमिक घड़ी का टाइम, एटॉमिक वॉच का टाइम है, जो कि सैटेलाइट में आपकी लगी होती हैं, ठीक है। ये नॉर्मल वॉच का यूज यहाँ पे नहीं होगा। फिर उसके बाद ये वेव फॉर्म हमने देखा, सिग्नल 1 है और रेफरेंस है। तो एक तो हमने रेफरेंस सिग्नल ले लिया और दूसरा हमने सिग्नल ले लिया, ठीक है, जो कि किसी एक पीएमयू का एक फेजर वोल्टेज है, और इसके बीच में हमने कंपैरिजन किया। तो देखिए कंपैरिजन हमने यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, कंपैरिजन हमने किया है 2 फेजर्स के लैग में या लीड में, कितना लैग हो रहा है वोल्टेज, कितना लीड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा। तो यहाँ पे हमने कॉमन रेफरेंस सिग्नल लिया है रिमोट लोकेशन से, और इसको जीपीएस पे सिंक्रोनाइज किया। जीपीएस पे सिंक्रोनाइज किया क्योंकि हमारा जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये जो है हमारा यूएसए बेस्ड है, और यूएसए बेस्ड जीपीएस जो है वही अभी हम ज़्यादातर अपने सिस्टम्स में, अपने मॉनिटरिंग सिस्टम्स में, अपने सैटेलाइट मॉनिटरिंग में, वेदर मॉनिटरिंग में, जियो फॉरकास्टिंग में, सभी जगह हम जीपीएस सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। अभी हमारे इंडिया का IRNSS है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सिस्टम, IRNSS है, लेकिन अभी उसमें केवल 10 सैटेलाइट ही अभी इंस्टॉल हुई हैं। उसमें अब 10 है या 3 है या 4 है, या आप अपना इसरो की साइट पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें कितनी सैटेलाइट है, उसमें अभी एक्यूरेसी कुछ कम है, और वो अभी टेस्टिंग फेज में है मेरे हिसाब से, है। हम यहाँ पे IRNSS बेस्ड टाइम का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाइडू किसका है, बाइडू हमारा रशिया का है शायद, और चाइना का भी अपना एक जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस मतलब वो नेविगेशन सिस्टम जिसके थ्रू उसके शिप्स, उसके टैंकर्स, उसके व्हीकल्स मूव करते हैं, ठीक है। ये भी पूरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट में आता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, मतलब फेजर मेजरमेंट यूनिट का टाइम सिंक्रोनाइजेशन कहाँ से होगा, आपका सैटेलाइट बेस्ड होगा। उसके अगले बार में आते हैं। तो यही हमारा प्रोजेक्ट था, फॉल्ट डिटेक्शन क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन नहीं करना है, केवल फॉल्ट डिटेक्शन करना है और फेजर की वोल्टेज को मेजर करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। ये पीडीएफ मेरी पहले वाले प्रोजेक्ट की बनाई हुई है। तो इसमें हमने फेजर मेजरमेंट यूनिट और इसके फेजर डायग्राम्स को देखा, और कैसे हम वोल्टेज को कंपेयर करते हैं वो देखा, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा है हमने पीएमयू के, और कैसे टाइम सिंक्रोनाइज होता है इसको समझा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम
नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर 4 में, ये आपका लेक्चर 3 था, लेक्चर 4 में आपको डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट लोकेशन बाय फेजर मेजरमेंट मैटलैब में, इस सॉफ्टवेयर में, जो कि आपका 17 GB का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में आप कैसे इसको मॉनिटर करेंगे, एक सिमुलिंक में मॉडल बना के इसको कैसे मॉनिटर करते हैं, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर 4, जिसमें हम मैटलैब के मॉड्यूल्स की बात करेंगे। थैंक यू।